स्मैकडाउन में जॉन सीना ने लोगन पॉल की वो जो पूरी प्राइम हाइड्रेशन वाला सेक्शन है उसको फेंक के बोला था, भाई तू यहां से अपनी सिर्फ बिजनेस या ब्रांड अपॉर्चुनिटी के लिए देखता है, तुझे इस कंपनी से ज्यादा मतलब है नहीं। अब वो तो एक अगेंस्ट में बात बोली गई थी उनकी मार्केटिंग के लिए, लेकिन कैसे उसको मार्केटिंग में लोगन पॉल ने यूज कर लिया। भाई उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने स्मैकडाउन की वही जॉन सीना की वो हाइड्रेशन वाली ट्रे को जो उन्होंने फेंका था उसकी क्लिप लगाई, और उसके ठीक बाद इंपल्सिव पॉडकास्ट पे जब लोगन पॉल के साथ जॉन सीना बैठे थे तो वहां पे वो ड्रिंक पीते हैं, तो फिर वो मजाक उड़ा रहे जॉन सीना का, भाई अच्छा यहाँ पे तो ऐसा कह रहा है और तू तो इसे पी भी रहा था। तो अब जिसको नहीं पता इसका कॉन्टेक्स्ट और वो सिर्फ प्राइम ड्रिंक के बारे में जानता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई से इतना नहीं देख रहा, तो भाई वो तो समझेगा यार जॉन सीना तो बड़ा ही खराब आदमी है। लोगन पॉल ने अपनी इमेज को बहुत सही बना रहे हैं यहाँ पे इस मूव से, और यही उनका आई थिंक मुझे लग रहा है पहले से ही प्लान भी होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया का बंदा है लोगन पॉल, उसे सारी बातें पता होती हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज से 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहां तक लाके खड़ा करने में बहुत ज्यादा मदद करी है, और वो था रोमन रेंस का ट्रांजिशन उनके हील रन में जब वो बन गए थे ट्राइबल चीफ। तो 5 साल पहले जो है रोमन रेंस वापस आए थे और फिर उन्होंने जो है अपना जो हील कैरेक्टर उसको शुरू किया था। याद है वो रैक एवरीवन एंड लीव, और उस टाइम पर रेट्रिब्यूशन वाला ग्रुप चल रहा था, तो हमको लग रहा था कि कहीं रोमन रेंस इसका लीडर तो नहीं है, क्योंकि जो एजेंडा रहता है रेट्रिब्यूशन का वो भी यही रहता है कि वो आते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। तो क्या इन सारी चीजों के पीछे रोमन रेंस तो नहीं है? लेकिन वो तो सिर्फ रोमन रेंस की एक टी शर्ट थी, उसके ज्यादा कुछ मतलब बने नहीं थे। और आज से 2 साल पहले, भाई 2 साल हो चुके इस बात को, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी टाइम कैसे गया। ब्रे वायट जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे, और कितना शॉकिंग मूवमेंट था वो, क्योंकि हमने बहुत सारी पासिंग ऐसे पास्ट में देखी है जिससे हम अभी की ऑडियंस उतना रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उनको उस तरीके से देखा नहीं होता, मतलब पुराने ही होते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही एक ट्रेजिक वे में गए थे ब्रे वायट, तो रेस्ट इन पीस। और ये हम बोल सकते हैं कि उनकी कमी को भर पाना बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत वो यूनिक कैरेक्टर था। और आपको पता भी होगा उस समय बोलते भी थे कि अगर ब्रे वायट को सही तरीके से बुक किया जाता तो वो एक अंडरटेकर के लेवल के सुपरस्टार बन सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज कभी हुई नहीं। और इसके साथ साथ 24 अगस्त वो डेट है, ये कैसा कोइंसिडेंस है, देखो भाई 24 अगस्त को ही हमारे चैनल की भी शुरुआत हुई, और 24 अगस्त को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटर बोल सकते हो आप, विंस मैकमैन, उनका जन्मदिन भी आता है। तो उनके जन्मदिन से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें आई। तो सबसे पहले तो एक वीडियो आती है, और इस वीडियो में पहले ऐसे बताया गया कि न्यूयॉर्क सिटी में इन्होंने कुछ तो मीटिंग वगैरह करी है, जहां पे जेबीएल नजर आ रहे हैं, ब्रूस प्रिचर्ड, ये मेजर नेम्स नजर आ रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला भाई विंस मैकमैन ने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करी है, और इस पार्टी में जो सुपरस्टार्स, जो बड़े बड़े लेजेंड्स आए हैं, वो कुछ फैंस को ऑफेंड कर गए। तो पूरी लिस्ट है यहाँ पे, जेबीएल, जॉन सीना, शेमस, आर्ट्रोथ, अंडरटेकर, उनकी वाइफ मिशेल मैकूल, केन, शेन मैकमैन, ब्रूस प्रिचर्ड, ये वो सारे नेम है। और अगर आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल डॉक्यूमेंट्री देखी है, इस चैनल में मैंने डॉक्यूमेंट्री वीडियो डाली थी उसकी, तो आपको पता होगा उसमें ब्रूस प्रिचर्ड का कितना बड़ा रोल है, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक बहुत पिलर बोल सकते हैं इस समय। तो अगर उनके साथ अभी उनका उठना बैठना है, और ऑब्वियसली सारे ही जो नेम है ये सभी लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी काम करते हैं, तो लोग इसको इस वे में भी देख रहे हैं कि क्या विंस मैकमैन कहीं अपने रास्ते बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि दोस्ती यारी तुम्हारी कुछ भी हो, जब बात कॉर्पोरेट चीजों की आती है तो फिर यहाँ पे यारी दोस्ती से बात नहीं चलती, यहाँ पे बात होती है पैसों से। अगर पैसे कर सकते हो तो फिर तुम आ सकते हो, बट पता नहीं विंस मैकमैन अभी इंटरेस्टेड है भी या नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि विंस मैकमैन जब टीवी पे कोई चीज देखते होंगे और वो उनको पसंद नहीं आती, तो पहले तो बैक से चिल्ला जाते थे, तो अब वो अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करते होंगे कि अब वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो भी है, मैंने आपको बताया था कि स्टिल टीकेओ में अपना जो स्टेक्स हैं वो रखते हैं विंस मैकमैन। उनके पास वो वाली पावर नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिसीजंस को कंट्रोल करें, लेकिन पैसे वाला बंदा अभी भी है। तो अगर वो चाहे तो कोई शॉकिंग मूव कहीं भी कभी भी पुल कर सकता है, तो वो तो फ्यूचर की एक बात है। बाकी मैं उनके जो दूसरे वेंचर्स हैं, जो दूसरी कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बारे में तो आपको पहले ही बता चुका हूं। एक इंडी रेसलिंग में इतना ज्यादा खौफनाक सीन हुआ कि मेरे को, जैसे हम प्रोफेशनल रेसलिंग देखते हैं ना, तो हम कैसे इसको देखते हैं कि हाँ मार रहे हैं, हमको मजा आता है आरकेओ देखने में, पेडिग्री देखने में, क्योंकि एक हमको अंदर से पता है कि ये सिर्फ हमको दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है कि इनको इतनी ज्यादा कोई लग जाएगी। लेकिन ये नहीं हुआ इस इंडी शो में, और मुझे पता चला कि इसको रिकिशी ओन करते हैं या फिर उसमें उनकी हिस्सेदारी है, पता नहीं क्या है। एक बंदा था, उस बंदे ने जाके लिटरली मैच के बाद उस रेसलर के ऊपर ही अटैक कर दिया, और अटैक भी ऐसा अटैक किया कि जानलेवा, जिसको हमला बोलते हैं ना, वैसे वाला। पंचेस आपको पता है प्रोफेशनल रेसलिंग में कैसे होते हैं, सबसे सेफेस्ट जिसको माना जाता है, भले ही वो एक पंच है, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग का पंच ऐसा होता है कि वो बहुत सेफ तरीके से एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने बिल्कुल ऊपर चढ़ के पंचेस थ्रो किए, और इतने सारे पंच थ्रो किए कि वहां पे ये जो रेसलर है वो नॉकआउट ही हो जाते हैं।
पहले तो पता चला कि उनकी वो चले ही गए हैं इस दुनिया से, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ये राजा जैक्सन है, रैम्पेज जैक्सन के बेटे, और इसके पीछे फिर वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि इनकी जो है पहले कुछ लड़ाई वड़ाई सी हो गई थी और उस चीज का गुस्सा निकालने के लिए वो वहां पे गए। और फिर कोई ये भी बोल रहा है कि वो स्टोरी का पार्ट, तो उसे तो पता भी नहीं था कि ऐसे पंचेस मारने नहीं है। बट जो भी है ये देख के तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने बाद में क्लिप्स देखी इस बंदे की, ये फिर भी बंदा देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको कोई रिग्रेट है कि इसने क्या किया वहां पे। अच्छी बात तो ये रही कि चलो अभी रिपोर्ट ये पता चल रही है उनके बारे में कि वो नॉकआउट हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो उनके बारे में ऐसे रिपोर्ट्स आ गए थे कि वो है नहीं अब दुनिया में, तो वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता। लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग के रिंग में चीजें कई बार देख के अनकंफर्टेबल फील होता है, और ये उनमें से एक है। क्योंकि चलो अगर कोई बंदा स्टंट परफॉर्म कर रहा है, कोई वेपन का यूज कर रहा है, तो पता है वो एक स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे बंदा भाई लिटरली लड़ रहा है, उसको जाके तुम ऐसे मार रहे हो, कुछ ना कुछ तो मतलब सीरियस चार्जेस तो लगेंगे इस बंदे के ऊपर। क्योंकि अभी एक नॉर्मल रेसलिंग इवेंट नहीं रह गया, वो था भी नहीं भाई, वो तो बंदा वहां पार्ट भी नहीं बनने वाला था। तो जब इसके बारे में कुछ आगे होगा तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ऐसे लोगों का तो सही ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि उनको पता चले भाई कि तुम जो मर्जी चाहो वो कर नहीं सकते, और आगे कुछ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना भी पड़े। कैरन क्रॉस और स्कारलेट बोर्डरॉ के बारे में हमको पता चला है कि अब वो आ चुके हैं GCW में, मतलब कि ये कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। क्योंकि GCW के साथ अब आई थिंक उन्होंने कोई साइन किया होगा या पर अपीयरेंस के लिए वो यहाँ पे था, पूरा अपने आप को कवर करके आए हुए थे। और उसके बाद मैट कार्डोना को ये निशाना बनाते। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब भी मैं कोई देखता हूँ ना कोई सुपरस्टार यहाँ से वहां जाता है, बताना आपकी और किसने ऐसा किया है कि मैट कार्डोना यानी कि जैक राइडर को जाके अटैक किया। ये बंदा हमेशा ही अवेलेबल है क्या हर एक मूवमेंट के लिए, फिर स्पॉट के लिए, जब भी कोई बंदा WWE से जाके इंडी में जाता है, पता नहीं मैट कार्डोना लग रहा है कि वो एक टेम्पलेट है कि सबसे पहले तो जाके उसे मारना है। जैसे एक जमाने में डॉल्फ जिगलर वो बंदा था जो कि नए नए सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए उनके सामने मैचेस हारता था, तो यही सीन अभी जो है मैट कार्डोना का चल रहा है। बाकी वहां पे फिर एक गुस्से में प्रोमो भी कट करते हैं कैरन क्रॉस, कहते हैं कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, और उनके हाथ में वो क्या था, यूकुलेले बोलते हैं उसे, उकुलेले बोलते हैं उसको, उन्होंने दीवार में पटक के भी मारा, तो अपना अग्रेशन में दिखा रहे थे बढ़िया वाला। आई थिंक इस बात पे तुम सारे लोग अग्री करेंगे कि रॉ ब्रांड और स्मैकडाउन ब्रांड बहुत ही अलग फील होते हैं। रॉ काफी कंसिस्टेंट शो देता है, लेकिन स्मैकडाउन का हिसाब किताब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। कभी कभी अच्छे शोज उनके आ जाते हैं, और लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं ड्राफ्ट की। और मैं कहीं तो देख रहा था कि 400 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जब लास्ट टाइम WWE में ड्राफ्ट हुआ था। इसका मतलब ट्रिपल एच डेफिनेटली इस चीज को इतना पसंद करते नहीं है। लेकिन अब स्पेकुलेशन ये है कि ESPN पर अब जब ये WWE की प्रोग्रामिंग आ रही है, तो फिर वो जो ड्राफ्ट है वो ESPN पर ही हो सकता है। अब ESPN के पास क्योंकि सिर्फ PL ही है, तो क्या अब अलग से कोई ड्राफ्ट वाला शो निकालने वाले हैं। और यहाँ पे यही पता चला कि ESPN की जो टॉप पर्सनैलिटीज हैं वो इसको कवर करेंगी, यानी कि WWE इसको थोड़ी वो स्पोर्ट्स वाली वाइब दे रही है कि हाँ जैसे ट्रांसफर वगैरह होता है ना फुटबॉल में, वो WWE हर बार ही कोशिश करती है ऐसा करने की। लेकिन एट द एंड फिर हमको पता ही है कि जब इनको इस वाले शो से बंदे को उस पर भेज ही देना होता है, तो फिर ड्राफ्ट का उतना ज्यादा मतलब बनता भी नहीं है। लेकिन अभी स्मैकडाउन में तुम सुपरस्टार्स को इधर उधर करो या ना करो वो मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके उसकी क्वालिटी डेफिनेटली बेटर करने की जरूरत है। जॉन सीना की जो है अब सिर्फ 10 अपीयरेंसेस ही रह गई हैं, तो बस आपको 10 बार ही WWE प्रोग्रामिंग में जॉन सीना दिखेंगे। तो ये आपके दिमाग में रिमाइंडर डालना बहुत जरूरी है, ताकि याद रहे कि भाई हर बार जब बंदा आ रहा है तो उसको दिल से चाहो कि अप्रिशिएट ही करें। एक फोटो उन्होंने और पोस्ट की, और फोटो उन्होंने क्या पोस्ट करी, लोगों ने उसके क्या मतलब बना दिए। मेसी की उन्होंने फोटो पोस्ट करी जहां पे जर्सी पे लिखा हुआ था नंबर 10, तो फिर यहाँ पे अब बोल रहे कि ओहो जॉन सीना भी जो रियल गोट है वो मानता है मेसी को, रोनाल्डो शायद उतना बड़ा नहीं है जॉन सीना की नजरों में। अब मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा करके अगर 7 नंबर पर आके अगर धोनी की फोटो पोस्ट हो जाए, भाई कुछ अलग ही लेवल की जो एंगेजमेंट है वो आ जाएगी फिर इंडिया से। वैसे इसका इस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो तो जस्ट एक तरीका था जॉन सीना का अपनी अपीयरेंसेस को बताने का। अगर आपकी मेमोरी में अच्छे तरीके से याद है तो फिर आपको पता होगा कि एक स्पीड चैंपियनशिप करके WWE ने निकाली थी, जिसको फिर ये ट्विटर पे करते थे और कुछ टाइम से गायब हो गई थी। अभी पता चला कि NXT में इन्होंने जो है स्पीड चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अभी NXT में इसको लेके चलने वाले हैं। भाई ये WWE का साफ साफ एक ऐसा मूव नजर आता है ना कि बस इनके ट्विटर के साथ क्योंकि कुछ डील हुई थी, उस वजह से इनको जबरदस्ती ही फीचर करना पड़ रहा था कि चलो यार पैसे वैसे की बात हो गई है और हमको डिजिटली कुछ करना भी था, तो चलो ये कर देते हैं। क्योंकि फैंस ने इसमें जीरो इंटरेस्ट लिया, जीरो, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बस एक बार जब टाइटल डिजाइन आया तब लोगों ने देखा अच्छा डिजाइन कैसा है, उसके बाद किसी ने इस चीज को भाव नहीं दिया और WWE को समझ में भी आ गया। तो पता नहीं कुछ तो इन्होंने चेंज किया है, और शायद उनकी ट्विटर के साथ डील वो खत्म भी हो चुकी है, इस वजह से वो उसको NXT का पार्ट बना रहे हैं, ऐसा आई थिंक मुझे लगता है। बाकी तो पता नहीं क्या है इसके पीछे की कहानी, अब देखते हैं NXT में ये चीज जो है कितनी रेलिवेंट हो पाती है।
एक ऐसी चीज हुई है जिसमें AEW ने WWE को पीछे छोड़ दिया है, और वो है WWE का नहीं सॉरी O2 जो अरीना है जहां पे लंदन में जाके WWE ने शोज किए हैं, वहां पर अभी तक जो हाईएस्ट अटेंडेंस थी किसी भी प्रोफेशनल रेसलिंग के शो के लिए वो 17,000 थी, और ये WWE ने किया था 2023 का जो मनी इन द बैंक था। लेकिन अपना जो फॉरबिडन डोर उन्होंने अभी ऑर्गेनाइज किया जहां पे अभी क्रिश्चियन केज और HB एडम कोप भी आए थे, वहां पे उन्होंने टैग टीम मैच भी जीत भी लिया है। उसने जो है सबसे ज्यादा अटेंडेंस रिकॉर्ड करी है जो कि 18,000 से ऊपर है। तो इस लेवल में तो आप बोल सकते हो कि WWE को पिछाड़ दिया है AEW ने। लेकिन फिर बहुत सारे जो रेसलिंग पंडित्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो AEW की ऑडियंस है वो बाहर जाके तो बन सकती है, लेकिन दम तब मानेंगे जब यूएस में तुम ऐसे नंबर्स करते हो, क्योंकि बाहर वाले जो रेसलिंग फैंस है, प्रोफेशनल रेसलिंग फैंस है, वो तो बैठे हैं भाई कोई तो आ जाओ, क्योंकि WWE तो इतना आती नहीं है। तो फिर वो एक गलत थोड़ा ऐसे डालता है, मतलब नंबर्स वो सही है लेकिन दिखता वो थोड़ा ज्यादा है। बाकी आपके इस बारे में क्या विचार है वो आप व्यक्त कर सकते हो, बट एक मुझे ग्राफिक दिखा तो सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। रेसल पलूजा का किसी ने बनाया है, ऑब्वियसली ये लोगो तो नहीं है, लेकिन क्या मस्त इन्हें जो है कारीगरी करी है वो, क्योंकि वो गियर और वो जो गोल क्या है जो भी है वो किसमें यूज होता है, वो जब मैंने तो अपने टाइल्स में देखा ग्राइंडर में इसको यूज करते हैं, तो वो यूज करके बहुत अच्छा इसने ग्राफिक बनाया है। और अब तक तो कुछ डाउट भी चल रहा है कि ये मैच हो भी रहा है जॉन सीना या ब्रॉक लेसनर का, वहां पे नहीं, क्योंकि अभी WWE ने इतनी कुछ प्रोग्रेस की नहीं इसके बारे में। बट जैसे कि पता ही है कि रेसल पलूजा को बहुत बड़े वे में दिखा रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये मैच जो है वहां पे जाके हो जाएगा। क्लैश इन पेरिस कल तो मंडे नाइट रहा है, क्लैश इन पेरिस में मैच होगा रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का। कल रोमन रेंस वहां पे आएंगे, तो इसके ऑड्स भी रिलीज हो गए हैं, और ऑड्स तो कुछ ऐसा बताते हैं कि क्लियर रोमन रेंस ही इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, और ये एक्सपेक्टेड भी है। बाकी कल रॉ में क्या सारी चीजें होंगी वो आप इस वाले स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, जो कि लग रहा है कि कल का शो देखने लायक तो बहुत मस्त होगा। और वैसे भी क्लैश इन पेरिस से पहले आखिरी एपिसोड है। कल मेंबरशिप हमने लॉन्च कर दी है, जिन लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन करी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वहां पे जो एक्सक्लूसिव और यूनिक कंटेंट है वो आपके लिए आता रहेगा। अभी आपने ज्वाइन नहीं करी तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और अनलॉक कर सकते हो अपने लिए कुछ और यूनिक कंटेंट। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।